नमस्कार। हीरा टाइम्स बोलती खबरों के इस विशेष एपिसोड में आपका स्वागत है। आपको मालूम है उत्तर प्रदेश में चुनाव की सरगर्मियां अब चरम पर हैं और ख़ास तौर पे जहां हम बैठे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ की 58 सीटों पर पहले चरण में चुनाव होने जा रहा है। अब ऐसे में ऐसा व्यक्ति जिसने एक लंबी राजनीतिक पारी खेली है और खेल रहा है, जो न जाने कितने मुख्यमंत्रियों के साथ उनके निकट के संबंध रहे हों, जनता के कामों के लिए अपना घर छोड़ के, घर बार छोड़ के आंधी तूफान में जनता के लिए काम करना, सामाजिक सरोकारों से वास्ता रखना और एक एक गली, एक एक मोहल्ला जिनकी ज़ुबान पे हो, जहाँ के वो एक एक शख्स को जानते हों। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं ऐसे ही नेता, हमारे रालोद के नेता, रालोद की जो कोर कमेटी है उसको हेड करने वाले पंडित राजेंद्र शर्मा, जो हमारे यहाँ पूर्व विधायक भी रहे, आज हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका राजेंद्र जी। धन्यवाद। राजेंद्र जी, जो आज परिदृश्य बन रहा है, कोई रैलियाँ नहीं है, कोई सभाएं नहीं हो पा रही कोरोना की वजह से, थोड़ा बहुत डोर टू डोर जनसंपर्क या वर्चुअल रैली, आपको कैसे लग रहा है? क्या कुछ खल रहा है या इससे मतदाताओं पर कोई असर पड़ेगा क्या? मेरा जो 2-3 जिलों में घूमने का निष्कर्ष है, जनता इस समय बहुत जागरूक है, वो सारी चीज़ें समझ रही है और चुनाव आयोग या सरकार जो चाहती है कि विपक्ष को खास मौका ना मिले और हम शायद अपने कामों में सफल हो जाएंगे। मेरा पक्का भरोसा है कि जनमत एक बन चुका है जनता का मन और वो निश्चित रूप से परिवर्तन की ओर जा रही है। बहुत अच्छी बात आपने कही राजेंद्र जी कि उनका मन बन चुका है, लेकिन फिर भी जो हम देखते रहे हैं और जिस तरह से अभी आचार संहिता लागू होने से पहले प्रधानमंत्री यहाँ खेल विश्वविद्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम में आते हैं, योगी जी देवबंद जाते हैं और सारे नेता किसी न किसी बहाने सरकारी कार्यक्रमों में आए, तो कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि आपकी पार्टी प्रचार में कहीं पिछड़ गई है? नहीं, जनता ये जान चुकी है कि सारे काम, सारी घोषणाएं, जब चुनाव करीब आ गया 2-3 महीने में सारी घोषणाएं हुई हैं। हम विश्वविद्यालय की मांग पुरानी मांग थी, खेल विश्वविद्यालय बनना चाहिए, हम उसका स्वागत करते हैं, मगर वो 2 साल पहले क्यों नहीं घोषित हुआ? इसी तरह से जितने विकास कार्य घोषित किए गए वो सारे 2 महीने में। तो जनता जानती है काम पूरे होंगे नहीं, ये केवल घोषणाएँ हैं। घोषणा पहले भी होती रही, घोषणाओं से काम नहीं चलता। और हमारे पश्चिमी यूपी के मुद्दे बहुत से दूसरे भी मुद्दे हैं। मेरठ जैसा शहर जो क्रांतिकारी शहर कहा जाता है, आज भी विकास के क्षेत्र में पिछड़ा है, प्लानिंग के क्षेत्र में पिछड़ा है। और पश्चिमी यूपी जितना हम लोग मेहनत करते हैं, यहाँ तो देखें तो केवल खेती बाड़ी, उद्योग धंधे भी जो लोगों ने लगाए वो भी आज तक पनप नहीं पाए, कोई प्लानिंग हमारे पास है ही नहीं। इसलिए यहाँ परिवर्तन की लहर चल रही है। किसान मजदूर, खेतीहर मजदूर जो एक दूसरे सारे जुड़े हैं, किसान आंदोलन ने सबसे बड़ी शक्ति दी तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को दी, मजदूरों को दी। तो मेरा पक्का भरोसा है कि पश्चिमी यूपी में बड़ा परिवर्तन आएगा और उत्तर प्रदेश में पश्चिमी यूपी सरकार बनाने में अगुवाई करेगी। राजेंद्र शर्मा जी कह रहे हैं कि ये जो पब्लिक है सब जानती है। मेरा एक सवाल ये है कि जैसे अभी अमित शाह जी ने कुछ दिन पहले 26 जनवरी को जाटों के एक बड़े समूह को बुलाया, करीब 250 लोग वहाँ थे और ये उन्होंने स्थापित करने की कोशिश की कि जाट समुदाय फिर से बीजेपी को ही वोट देने जा रहा है। और वहाँ पे उन्होंने ये एक शिगुफा भी दिया कि जयंत के लिए दरवाजे खुले हैं और वो आदमी सही हैं पर गलत घर में हैं। इस पर आपकी एक छोटी सी टिप्पणी चाहूँगा। दरअसल मैं जिस दिन से बराबर समाचार पत्रों में और टीवी के माध्यम से सुन रहा, मुझे अफसोस है। मेरा 50 साल का राजनीतिक जीवन है और हम सब लोगों ने कल्पनाएं की थी कि ये देश जात धर्म से ऊपर उठ करके चुनाव में हमेशा हिस्सेदारी लेगा। मगर जब भारत का ग्रहण थी, वो किसानों को बुलाते समझ में आता, मगर केवल एक कास्ट में डिवीज़न करने के लिए उनका जो प्रयास है, उस प्रयास में भी वो सफल नहीं हो गए। जैन जी ने अपना सटीक उत्तर दिया और उन्होंने खुद कहा कि किसानों के बीच में दरार डालने का इनका प्रयास है, इसमें सफल नहीं होंगे और किसान उसको भूला भी नहीं है। पहली बार आज़ादी के बाद इतना बड़ा आंदोलन हुआ, किसानों ने बड़ी शांति से काम लिया। दिल्ली की सीमाओं पर वो सारी मांगे जायज़ मांगे थी
और वो जाकर के धरना प्रदर्शन करते रहे साल भर। सरकार ने कोई प्रयास ही नहीं किया। और बल्कि जब एक बड़े नेता ने माननीय प्रधानमंत्री जी से कहा कि आपको कम से कम श्रद्धांजलि तो देनी चाहिए, 2 शब्द तो बोलने चाहिए थे, उसने कहा मेरे लिए थोड़े किसान मरे, 700 साढ़े 700 लोग, मैं तो उनको शहीद ही कहूँगा, किसान के खोज के लिए चले गए। तो हम उनको न तो एक शब्द उनके बारे में कहा, न उनको श्रद्धांजलि दी, तो क्या किसान इन बातों को भूलेगा? तो पश्चिमी यूपी का किसान मजदूर और शहर भी गांव से जुड़ा है, किसानों से जुड़ा है। एक एक वोट इस चुनाव में अपना परिवर्तन के लिए देगा। लोकदल और सपा के गठबंधनों के जैन जी और अखिलेश जी के आह्वान पर देगा, मेरा भरोसा है। पर इसमें जो प्रतिक्रिया आ रही है भारतीय जनता पार्टी से, संजीव बालियान ने कहा कि गठबंधन तो सिर्फ ऊपर नेताओं का है, जनता का नहीं हुआ। उसके बाद आप देखिए कि योगी जी ने कल फिर से दंगों की याद दिलाते हुए सचिन गौरव का नाम लिया और खून के छींटों की बात कही। आज गृह मंत्री अमित शाह खुद मुजफ्फरनगर में हैं और उन्होंने फिर बार बार ये दोहराया कि हम दंगों को भूले नहीं हैं। तो जो ये प्रयास हो रहे हैं, इससे आपको लगता है कि जो कहा जा रहा है कि जाट और मुस्लिम, जैसे आप भी कह रहे हैं कि सब साथ हैं, क्या उसमें दरार नहीं डलेगी? देखिए, दंगे के बाद जो पिछला पार्लियामेंट का चुनाव चौधरी अजीत सिंह जी ने मुजफ्फरनगर में जाके लड़ा, उनका कहना यही था कि मैं चुनाव बागपत ही लड़ सकता हूँ, लड़ना चाहिए मुझे, मगर मैं मुजफ्फरनगर इसलिए जा रहा हूँ कि जो दरार हम आपस में लोगों में बनी है, हिंदू मुसलमान के में, मैं उस दरार को पाटना चाहता हूँ। और मैं पुनः मुजफ्फरनगर या प्रदेश में एक संदेश देना चाहता हूँ कि हम सारी कौमें, हम गंगा जमनी तहजीब के लोग हैं, हम उस ताने बाने को मजबूत करना चाहिए। इसलिए चौसाब जा कर के वहाँ संसद का चुनाव लड़े। और आज मैं कई बड़ी रैलियों में मुजफ्फरनगर गया हूँ। मेरा भरोसा है मुजफ्फरनगर के सारे लोग, हिंदू और मुसलमान मिलकर के संदेश देंगे कि हम लोग सारे एकजुट हैं, न हमारे बीच में कोई ऐसी दरार है। सांप्रदायिक सद्भाव की भावना वहाँ मजबूत हुई है। जैन जी ने भी कई रैलियाँ की और जैन जी ने लोगों से अपील भी की है कि हम इस ताने बाने को मजबूत करें। पर रायन जी, एक सवाल इसमें उत्पन्न होता है कि देखिए, अंत में आप कुछ भी कहें, ये ज़रूर अच्छी कल्पना थी कि जाति धर्म से ऊपर उठकर वोट दिए जाएं, पर कड़वी हकीकत ये है कि ऐसा होता नहीं है। और इस समय अगर हम पश्चिमी यूपी की बात करें और रालोद और सपा के गठबंधन की बात करें, तो आपके पास जाटों का एक बड़ा हिस्सा और मुस्लिमों का बड़ा एक हिस्सा ज़रूर माना जा रहा है आपके साथ है। लेकिन क्या ये सारी सीटों पे सफलता का समीकरण बनाता है? क्या विनिंग कम्बिनेशन बनाता है? क्योंकि एक ये है ना कि जो पिछड़ी जातियां हैं, जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है तबके का, 40% से ज़्यादा हिस्सा उनका होता है, जब तक ऐसे वोट आपके साथ नहीं जुड़ेंगे तो आप कैसे अपना विनिंग कम्बिनेशन बना पाएंगे कुछ सीटों को छोड़कर? मैं जो गांव, आज भी मैं देहात में था, इस बार एक बड़ा परिवर्तन और अच्छाई ये है कि किसान के साथ मजदूर जुड़ा है, खेतीहर मजदूर जुड़ा है। और मैं, हालांकि मैं खुद भी कहा मैं जात बिरादरी की बात कभी करता नहीं हूँ, मगर वेस्टर्न यूपी में सब और ईस्टर्न में भी ब्राह्मण ने जो एक तरह से अपना सोच बदला है और वो मंदिर मस्जिद के चक्कर में कई बार भाजपा को वोट दे गया। इस बार अब ब्राह्मण मतदाता भी बड़े पैमाने पर किसान के नाम पर, मैंने कहा 1 बीघे से लेकर 100 बीघे एक मंच पर आ जाए, वो किसान के नाम पर सारा इन गठबंधन के साथ है। और ब्राह्मण जब परिवर्तन करता तो परिवर्तन होता भी है। तो मेरा विश्वास है कि हमारे लोग और व्यापारी जुड़ रहा है। मैं तो बड़ौद देखा तो व्यापारी खुद कह रहे हैं कि साहब इस बार हम गांव के लोगों के साथ, किसान के साथ वोट करेंगे। समय की बाध्यता है तो इतना रोचक जो हमारी बातचीत है उसे समाप्त करने का मन तो नहीं है, पर समय मुझे विवश कर रहा है कि मैं आपसे एक अंतिम सवाल पूछ के और इस वार्ता को समाप्त करूं। कितनी सीटें जीतेंगे 58 में से? मैं समझता हूं कि 58 सीटें ऐसी ही सीटें हैं सारी, शायद ही हम कोई सीट हारें। मेरी राय में वेस्टर्न यूपी के 58 शहरों में कहीं 1-2 जगह ऐसा हो सकता है, नहीं अधिकांश सीटों पर गठबंधन जीतेगा और भारी बहुमत से जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजन जी आपका। और मौका मिलेगा तो चुनाव से पहले हम आपको फिर कष्ट देंगे और बुलाएंगे। श्रोताओं को और आपको हीरा टाइम्स की तरफ से, बोलती खबरों की ओर से एक बार पुनः धन्यवाद। मेरा हीरा टाइम्स और समस्त उसके साथियों को धन्यवाद करता हूँ।